जय जिनेंद्र। पिछली वीडियो में हमने प्रेक्षा ध्यान के अर्थ को समझा था। आज हम प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदा को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे संपदा का मीनिंग। संपदा मीन्स धन दौलत। तो प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदा का मतलब हुआ आंतरिक संपदा, यानी कि प्रेक्षा ध्यान क्या है जो हमने समझा। इट्स अ मेथड ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, तो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, हम अंदर जाते हैं, अंदर की जगत को जानते हैं, अपनी आत्मा को पहचानते हैं। ये एक प्रोसेस है। तो ये जो आंतरिक मीन्स अंदर, सो आंतरिक संपदा के समीप रहना, उसके नज़दीक रहना, यानी कि अपने आत्मा को जानने का जो प्रोसेस है, उस दौरान जो भी हम अंदर की दुनिया में जाएंगे उसके ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक रहना, ये भी तो एक धन है, ये भी तो एक संपदा है। तो प्रेक्षा की उपसंपदा से मतलब ये हुआ कि आंतरिक संपदा के समीप रहने का संकल्प या प्रयोग। ठीक है, तो इसके 5 सूत्र हैं जो कि हम एक तरह से समझ लो कमिटमेंट। जब हम ओथ लेते हैं तो ही तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम ये ओथ लेते हैं। वैसे तो ये प्राकृत भाषा में है, बट मैं आपको हिंदी वाला वर्जन बता रही हूँ। अगर आपको प्राकृत भी जानना है तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं प्रेक्षा ध्यान की आराधना में उपस्थित होती हूँ। तो सबसे पहले तो हम उपस्थित होंगे तो ही तो बाकी सारी चीज़ें होंगी। इसलिए पहला ओथ का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है मैं प्रेक्षा ध्यान की आराधना में उपस्थित होती हूँ। दूसरा है मैं अध्यात्म मार्ग को स्वीकार करती हूँ। अब प्रेक्षा ध्यान हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम अध्यात्म की मार्ग पे चलना चाहते हैं। तो इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट हो गया मैं अध्यात्म के मार्ग को स्वीकार करती हूँ। तीसरा है मैं अंतर्दर्शन की उपसंपदा को स्वीकार करती हूँ। हम तो अंतर्दर्शन ही तो करने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो हम उसकी उपसंपदा को भी स्वीकार करते हैं। चौथा हमारा हो गया मैं आध्यात्मिक अनुभव की उपसंपदा को स्वीकार करती हूँ। जब हम ये सब कुछ करेंगे तो हमें अनुभव भी होने लगेंगे, हम एक्सपीरियंस्ड होने लगेंगे, तो उस एक्सपीरियंस को भी हम स्वीकार करते हैं। तो हमने अपने आप को प्रस्तुत किया। ठीक है, सबसे पहले हमने अपने आप को प्रस्तुत किया, फिर हमने उस मार्ग पे चलने का संकल्प लिया, फिर हमने उस उपसंपदा को जो अंतर्दर्शन से मिलती है उसको स्वीकार किया, और फिर उसके अनुभव को भी स्वीकार किया। तो ये तो हो गया हमारी ओथ। अब क्या सिर्फ ओथ लेने से काम चल जाएगा आपका? नहीं ना, आपको उसके मुताबिक कुछ गुण भी चाहिए अपने अंदर। जैसे आप अपने बच्चों को जब स्कूल में दाखिला कराते हो, एडमिशन दिलवाते हो, तो क्या केवल स्कूल में भेजने का ये जो संकल्प है इससे काम हो गया या एडमिशन से हो गया? नहीं ना। तो इसके अंदर आपके कुछ गुण एज ए पेरेंट उसको स्कूल भेजने के लिए, और एज आपके बच्चे के गुण उस स्कूल में जाके एक स्टूडेंट लाइफ को जीने के लिए चाहिए, तो ही वो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट होगा। तो प्रेक्षा ध्यान के साधक बनने के लिए इन उपसंपदाओं को का जो हमने को स्वीकारा, इसको सफल बनाने के लिए, इसको सक्सेसफुल करने के लिए भी हमें कुछ अपने व्यवहार में, अपने दिनचर्या में किस तरह के गुण, हमारा जीवन किस तरह से होना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, इसके 5 सूत्र हैं हमारे पास। पहले मैं आपको सबके नाम बताती हूँ, फिर उन सबको एक्सप्लेन करूँगी 1 बाय 1। सो पहला है भाव क्रिया, दूसरा है प्रतिक्रिया विरति, तीसरा है मैत्री, चौथा है मित भाषण, 5वां है मित आहार। तो 5 हो गए। चलो शुरू करते हैं पहले से। भाव क्रिया। भाव क्रिया को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि वर्तमान में जीना, जानते हुए जीना, सदा अप्रमत्त रहना, सतत अप्रमत्त रहना, सतत अप्रमत्त मीन्स जागरूक। ठीक है, तो ये वर्तमान में जीना, जानते हुए करना और अप्रमत्त रहना मतलब क्या? जब हम वर्तमान में रहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम कल्पना से परे हैं। कल्पना से परे मीन्स आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, मैं तो ऐसा महसूस करती हूँ कि हम बैठे बैठे पुरानी बातें सोचते रहते हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम उन बातों को सोच के कुछ नया या कोई सोल्यूशन निकाल रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं उसने ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, या कुछ भी। तो ये जो स्थिति है,
ये है कल्पना की स्थिति। तो वर्तमान में जीने के अंदर ये नहीं होती स्थिति, यानी कि जो जब हुआ उसको वहीं छोड़ा, अब आप वर्तमान क्षण में हो। फॉर एग्जांपल आधा घंटा पहले कुछ हुआ था, आप अभी तक उसी पल को जी रहे हो। आप इस पल में तो वो नहीं हो रहा जो पहले हुआ था, फिर भी हम मेंटली, मानसिक रूप से अभी भी वहीं हैं। फिजिकली बेशक से वर्तमान में है, बट मानसिक रूप से नहीं है। तो वर्तमान में जीने का मतलब हुआ कल्पना से रहित रहना। जो वर्तमान क्षण में रहेगा, जो वर्तमान में रहेगा, तो वो राग द्वेष से बच जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप सोच ही नहीं रहे, आप पिछला कुछ नहीं सोच रहे हो, तो एटलीस्ट अगर आप उसी बात को सोचते रहोगे तो कर्म बंधन तो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, आपका राग द्वेष और मजबूत होगा। तो वर्तमान में रहने से राग द्वेष से बचना शुरू हो जाओगे। ठीक है, तो राग द्वेष का कम होना, वर्तमान क्षण में रहना, या वर्तमान क्षण में रहना मीन्स राग द्वेष का कम होना, ऐसे समझें हम। तो हमारे नए कर्म संस्कार का बंध होना कम हो जाता है, उसका निरोध होता है, उसकी क्षीणता होती है, उसमें कमी आने लगती है। ठीक है, तो एक होता है यांत्रिक जीवन जीना, एक होता है, मैंने नाम क्या बोला था, भाव क्रिया। फर्स्ट सूत्र क्या है, भाव क्रिया। अब इसी वर्ड को अगर आप पकड़ लो, इसको दो हिस्से कर दो, तो एक है भाव, एक है क्रिया। क्रिया तो हम पूरे दिन कर रहे हैं, क्या उसमें भाव डाला, यानी कि कर रहे हैं पर सोच कुछ और रहे हैं, तो इसका मतलब हम भाव क्रिया नहीं कर रहे, हम यांत्रिक जीवन जी रहे हैं। यांत्रिक मीन्स मैकेनिकल, हम मैकेनिकली कर रहे हैं, हमारे उसके अंदर कोई भाव ही नहीं है। बहुत हर छोटी छोटी चीज़ में आप इसको महसूस कर सकते हो। एंड अब तक नहीं किया तो मैं कहती हूँ आज से करो, कि आप फील करो कि जो भी मैं कर रही हूँ, क्या मैं इस मोमेंट में हूँ, कोई पिछली बात तो याद नहीं आ रही, और क्या जो मैं कर रही हूँ, क्या मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, या मैं मानसिक रूप से कहीं और इन्वॉल्व हूँ और कर मैं कुछ और रही हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल भोजन पका रहे हैं, खाना बन रहा है, और रोटी बेल रहे हो, और बेलते बेलते ऐसे सोच आ रही है, तो ये तो फिर भाव क्रिया नहीं हुई। तो भाव क्रिया रहनी है तो आपका भाव भी उसी क्रिया में रहेगा जो आप कर रहे हो। तो इसी को हम बोलते हैं जानते हुए करना। ठीक है, वर्तमान में रहना। तो इसके लिए आप अपने लिए आज से क्या एक्शन लोगे, कि जब भी आप बैठे हो आप सोचो कि मैं पिछली बात सोच रही हूँ या मैं प्रेजेंट मोमेंट पे हूँ। तो जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आओगे तो पिछली बात छूट जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, राग द्वेष कम होगा, और क्या होगा, नए कर्म बंधन नहीं बंधेंगे। दूसरा है भाव के साथ करना, यानी कि मैकेनिकल वे में ना करके उसके साथ अपने आप को जोड़ना। जो कर रहे हो सिर्फ उसी के बारे में सोचना, कोई दूसरी बात आपके ख्याल में नहीं आए। जब आप ऐसा करने लगोगे तो आपकी जो एनर्जी है वो कंजर्व होने लगेगी, वो कम खर्च होगी। उसको हम हिंदी में बोलेंगे ऊर्जा। हमारी ऊर्जा जो है वो उतनी ही खर्च होगी जितनी चाहिए। अनावश्यक यानी कि जिसकी ज़रूरत नहीं थी वो वाली खर्च होनी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज़ करी कि आप मानसिक रूप से और कायिक रूप से, यानी कि आपका मन और शरीर दोनों एक हो गए, उनमें अलाइनमेंट हो गया। ऐसा नहीं है कि शरीर कुछ और कर रहा है, मन कुछ और कर रहा है, वो दोनों एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट मैंने बोला था सतत अप्रमत्त रहना, सदा जागरूक रहना। ठीक है, हमें किस बात के बारे में जागरूक रहना है, हमारी जो ध्यान यानी कि जो मेडिटेशन है उसका जो हमारा गोल था, उसके हमारे दो गोल्स थे। एक था चित्त की निर्मलता, हमने अपने चित्त को एकदम निर्मल बनाना है। दूसरा है अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करना। तो हमें हर दम अपने इन दो गोल्स को लेकर जागरूक रहना है कि ये हमारा गोल था। जिस बात में हम उलझे हैं वो हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है। हमारा अल्टीमेट गोल है अपने चित्त को निर्मल बनाना और अपनी सुप्त शक्तियों को, सोई हुई शक्तियों को जागृत करना। जब आप भाव क्रिया का जीवन जीने लगोगे तो आपके अंदर की सोई हुई शक्तियाँ जागने लगेंगी। आप करेंगे तो आप जानेंगे। दूसरा सूत्र है प्रतिक्रिया विरति। प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन, यानी कि हमें प्रतिक्रिया विरति का मतलब हुआ हमें रिएक्शंस नहीं करने हैं, हमें प्रतिक्रिया रहित, उसके बिना होने वाला जीवन जीना है।
तो इसको भी आज से हम शुरू करते हैं। वैसे आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज दिवाली का दिन है। आज की तारीख है 24 अक्टूबर 2022। तो आज ये दिवाली की मॉर्निंग है, सुबह सुबह का समय है जब मैं ये बातें बोल रही हूँ। तो ये बहुत ही शुभ समय है जब हम अपने अंदर ये 5 सूत्र उतारें, भाव क्रिया और प्रतिक्रिया विरति। हमें रिएक्शंस नहीं देने हैं। अब कई बार क्या होता है, हमने बोला तो नहीं रिएक्शन में, और हम सोचते हैं कि हम रिएक्ट नहीं करते। ये गलत है। जब हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो मन, वचन, काया तीनों को इन्वॉल्व करें। मैं हमेशा बोलूँगी, हर बात में बोलूँगी, मन, वचन, काया तीनों स्तर पर अपने आप को नापो तोलो कि क्या आप जो कर रहे हो वो तीनों स्तर पे है या सिर्फ एक स्तर पे है। यानी कि कोई सिचुएशन आई, आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, आप चुप रह गए, ये तो हो गया आपने बोला नहीं, यानी कि वचन वाला स्तर तो ठीक हो गया, आपने रिएक्ट नहीं किया। बट मन में तो चल रहा है ना, तो वो भी एक रिएक्शन है। आपने हाथ नहीं उठाया तो काया लेवल भी हो गया। बट हमें कहाँ तक जाना है? मन तक। तो मन, वचन, काया जब तीनों एक जैसा बिहेव करने लगेंगे तब समझना कि ये सद गया प्रतिक्रिया वृत्ति। किसी भी चीज़ को साधना ही तो साधना है। साधना मीन्स उसको इतना प्रैक्टिस करके अपने आप को एक्सपर्ट बना लेना उस चीज़ के अंदर, तो वो बन गई साधना। तो हम अक्सर प्रतिक्रिया का मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं ये एम ए इन लिविंग साइंस फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। यहाँ से इस बुक से आपको पढ़ के सब चीज़ें बता रही हूँ। मैं भी स्टूडेंट हूँ और अपनी प्रैक्टिस के लिए ही मैं ये सब कर रही हूँ, और आपको ये पहुँचाने के लिए जो मैं सीख रही हूँ ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आदमी प्रतिक्रिया का जीवन जीता है। वह बाहरी वातावरण व परिस्थिति से प्रभावित होकर कार्य करता है। तो हमें ये भी अपने अंदर एक भाव लाना है कि जो मैं कर रही हूँ ये मैं बाहरी परिस्थिति से प्रभावित होकर कर रही हूँ। आपने देखा होगा, हम बहुत सारी चीज़ें तो इसलिए करते हैं कि हम किसी और को खुश करना चाहते हैं या अपना आपको प्रूव करना चाहते हैं। तो ये सारे भी एक तरीके से बाहरी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर हम कर रहे हैं। हम खुद के लिए क्या कर रहे हैं, हम बिना रिएक्शन मोड में आके क्या कर रहे हैं, हमें वो सब चीज़ें भी देखना है। तो आज से हमें क्या करना होगा, खुद को वॉच करना शुरू करना होगा, खुद के सिक्योरिटी गार्ड बनना होगा, खुद के टीचर बनना होगा, खुद के इंस्ट्रक्टर बनना होगा, खुद के ट्रेनर बनना होगा। तो मनुष्य आवेग या उत्तेजना के वशीभूत होकर कार्य करता है। यही तो प्रतिक्रिया है। इसको क्रिया नहीं कहेंगे। क्रिया के अंदर राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा। ठीक है, जहाँ राग द्वेष होगा वहाँ प्रतिक्रिया होगी। अब आप देखो कितनी खूबसूरत बात आ गई। अगर प्रतिक्रिया विरति का सूत्र मानेंगे तो फिर से राग द्वेष बचेगा, राग द्वेष बचेगा तो फिर से नए कर्म संस्कार, नए कर्म बंधन नहीं होंगे। तो पिछले में भी यही हुआ रिजल्ट, अगले में भी यही हुआ। ठीक है, तो ये टिट फॉर टैट करने वाली जो हमारी नेचर है, मैं इसे ये तो नहीं बोलूँगी कि ये हमारा स्वभाव है, बट ये एक रिएक्शन का एक हमारा नेचर है। इसको हमें त्याग देना चाहिए। तो आज के दिन हमें क्या त्यागना है ये आपको समझ आ गया होगा। तीसरा हमारा सूत्र है मैत्री। अगर आप भाव क्रिया करने लगोगे, प्रतिक्रिया विरति का करने लगोगे, तो मैत्री भाव पुष्ट होने लगेगा। मैत्री का भाव आपका मजबूत होगा। आप दूसरों के प्रति मैत्री भाव का पालन करने लगोगे। ये स्वाभाविक है कि वो फलित होने लगेगा। चौथा हमारा है मित भाषण। मित भाषण से मतलब एक तो हुआ कि मधुर बोलना, ठीक है। दूसरा कम बोलना। कम बोलने का मतलब केवल कम नहीं होता, कम बोलने का मतलब होता है अनावश्यक। जहाँ आवश्यक ही नहीं है हम वहाँ भी बोल रहे हैं। एंड बिलीव मी, हम 90% ऑफ द टाइम अनावश्यक ही बोलते हैं। फ़ोन मिलाया, गप्पे मारी, बातें करी, कभी किसी के बारे में बोला, कभी किसी के बारे में बोला। ये सब हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ उतना बोलना है जितना बोले बिना काम नहीं चल सकता, वो ज़रूरी था। ठीक है, तो फालतू में नहीं बोलें। और ये भी ध्यान दें कि आप बातों को रिपीट करते हो। एक बार एक बात बोल दी, फिर दोबारा बोल दी, फिर बोल दी, फिर बोल दी, ये सब भी हमें हटाना है। तो हमने मधुर बोलना है, कम बोलना है, अनावश्यक नहीं बोलना है, रेपिटेशंस नहीं करनी है। कोशिश करें कि मौन रखें। अगर आप दिन में कुछ समय के लिए भी इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें,
सिर्फ आप नहीं, मैं भी। हर बात में मैं पहले हूँ, आप बाद में हैं। तो अगर हम इस बात की भी प्रैक्टिस करना शुरू करें कि चलो 12 से 12:30 अब मैं आधा घंटे का मौन रखती हूँ, तो आप देखना आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपको कुछ आनंद सा आने लगेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये जो मैं मज़ा बोल रही हूँ सच में आता है, करने के बाद पता चलेगा। हो सकता है शुरू में 1-2 बार आपको समझ नहीं आए, लेकिन करते रहना, ट्रस्ट के साथ, बिलीफ के साथ आप उस स्टेज पे आ जाओगे जब आप उसका मज़ा लेने लगोगे। उसके बाद इसमें भी फिर से वही बात आएगी कि आपकी ऊर्जा बचने लगेगी, आपकी ऊर्जा ही नहीं खर्च हो रही, आप मौन है। तो यहाँ पे फिर से वही बात आ गई। देखो हर जगह वो बात लगानी है, मन वचन काया। मन वचन से तो मौन हो गए, मुंह तो बंद कर लिया, अंदर बातचीत चल रही है, ठीक है। तो ये अंदर वाला भी हमें बंद करना होगा, मानसिक मौन भी करना होगा। मानसिक मौन करेंगे कैसे? भाव क्रिया से, ठीक है। और फिर राग द्वेष कम होगा, राग द्वेष कम होगा तो कर्म बंधन कम होंगे, और ये सब कम होगा तो हमारी ऊर्जा की भी क्या कहते हैं, संचय इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। ऊर्जा खर्च नहीं होगी तो वो इकट्ठे होने लगेगी, हमारी शक्तियाँ जागृत होने लगेंगी। तो आउटकम समझ में आ गया कि ये कैसे प्रोसेस काम करता है। लास्ट है मिताहार। हमें वैसा भोजन, पहली बात तो हमें भोजन यहाँ पे भी है अनावश्यक नहीं खाना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमें वही भोजन खाना चाहिए जो हमारे लिए सही है। तो हमें विवेक शक्ति इस्तेमाल करनी चाहिए भोजन खाते समय। भोजन के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। मैं यहाँ छोटा सा ही बता रही हूँ आपको भोजन खाने का तरीका कैसे होना चाहिए। तो भोजन कम खाएं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाएं, पूरा दिन भोजन नहीं खाएं, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में खाएं, सिर्फ वही खाएं जो आपके लिए सही है। एंड वो भोजन खाएं जो ईमानदारी के पैसों से कमाया गया है, एंड वो भोजन खाएं जिसके अंदर हिंसा नहीं हो दूसरे की। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ज़ीरो हिंसा वाला भोजन होगा, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम आप कर सकें, तो इसको हम बोलेंगे मिताहार। जब आप इस भाव के साथ अपने भोजन के साथ कनेक्शन बनाना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपका राग द्वेष कम होगा, डेफिनेटली आपके कर्म संस्कार कम होंगे, और आपके नए कर्म बंधन नहीं बंधेंगे। मैं फिर से याद दिला देती हूँ, मन वचन काया तीनों को शामिल करें अपने हर सूत्र के अंदर। अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में लिखना, मैं ज़रूर से ज़रूर उसको एक्सप्लेन करूँगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगी, और एक फूड के ऊपर अलग से एक वीडियो बनेगा। एंड आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।